सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग संविधान का एक टॉपिक देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। हम लोग संविधान में जो भाग 3 तक मौलिक अधिकार तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे भाग 4 नीति निदेशक तत्व। तो आप बस शुरू से अंत तक देखते रहिए, इससे बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और उसको समझने का कोशिश करते हैं। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। हमारे जो संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व है। तीसरा देखेंगे भाग किसमें, हम भाग भी पढ़ चुके हैं। भाग 4, भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े थे, भाग 4 है आपका नीति निदेशक तत्व। इसके बाद देखते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व में क्या अपेक्षा किया गया है संविधान में। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो हमारे नीति निदेशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के, जो जनता को ये सब न्याय दिलाने की कोशिश किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इसके माध्यम से हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्पना इसमें किसके माध्यम से किया गया है, तो वो है आपका नीति निदेशक तत्व। तो ये सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना दिया गया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पूरा एक एक अनुच्छेद में आपका क्या दिया गया है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 36 से लेकर स्टार्ट है, पूरा हम एक एक अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 37 में ये दिया गया है कि ये जो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, जैसे हम मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो यदि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसके लिए न्यायालय जा सकते थे, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन यदि नीति निदेशक तत्व में जो चीज़ दिया गया है, यदि वो उसका पालन गवर्नमेंट नहीं करता है, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट के विरुद्ध न्यायालय में दावा याचिका नहीं कर सकते हैं। इसी को अनुच्छेद 37 में कहा गया है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्पना। जो अभी हम लोग पहले देखें वही चीज़ है, तो उसी चीज़ को अनुच्छेद 38 में कहा गया है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। अनुच्छेद 39 और 39 का देखेंगे, तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है आपका कि धन का केंद्रीकरण को रोकना, धन के केंद्रीकरण को रोकना। और दूसरा कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। कहने का तात्पर्य धन के केंद्रीकरण को रोकना, अर्थात हमारे जो देश का दुर्भाग्य यही है कि 90% जो देश का धन है वो केवल 10% लोगों के हाथ में है। तो उस चीज़ को रोकना कि धन के केंद्रीकरण, मतलब एक जगह इकट्ठा होने को रोकना को बोलते हैं धन का केंद्रीकरण। और हम देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो शिक्षाकर्मी लोग इतने दिनों से हड़ताल कर रहे थे कि वही टीचर जो है 55,000 पाता है, वही टीचर को 12,000 मिलता है, तो वो बोल रहे थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये आपका अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 39 का जोड़ा गया है। इसमें समान विधिक सहायता, सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
निःशुल्क विधिक सहायता। इस प्रकार ये 39 का है। इसके माध्यम से न्यायालय में हमें निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो ये राज्य के ऊपर है कि वो किस राज्य में देगा नहीं देगा। आगे देखते हैं। तो हम इसको खंड खंड में याद करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग देखे 36 से लेकर 39 तक, तो इसको एक खंड में याद रखना, ये एक प्रकार से है। उसके बाद देखते हैं 40। ये 40 को अकेला याद रखना। इसमें दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। तो ये प्रावधान जब देश आजाद हुआ था, गणतंत्र बना था, संविधान बना था, उस समय का है। तो उस समय पंचायत नहीं था, इसलिए नीति निर्देशक तत्व में कहा गया था कि सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। लेकिन जो 1973 के बाद जो 1993 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत आपका ग्राम पंचायत का गठन हो चुका है। तो ये कार्य आपका सरकार कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41, 42 और 43 को आपको एक साथ याद रखना है। ये मिलता जुलता है तीनों। तो 41 में कहा गया है आपका न्यायोचित काम पाने का अधिकार। न्यायोचित काम पाने का अधिकार। इसके तहत आपका जो गवर्नमेंट मनरेगा के तहत जो तालाब वगैरह का गहरीकरण करवाती है, वो है न्यायोचित काम पाने का अधिकार। इसके तहत हम लिख सकते हैं मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाता है वही है आपका जो ग्रामीण मजदूरों को काम दिलाने का अधिकार है, वो 41 में है। 42 में कहा गया है काम तो दिला दिया जाएगा, लेकिन वो काम क्या होना चाहिए, उनका काम करने का जगह कैसा होना चाहिए, मानवोचित दशा में काम होना चाहिए। मानवोचित दशा में काम होना चाहिए। अर्थात जहाँ जो कार्य क्षेत्र है वहाँ आपका वायु जल मतलब काम करने के लिए भी सुगम व्यवस्था होना चाहिए। इसी के तहत आपका जो प्रसूति सहायता दिया जाता है महिलाओं को, प्रसूति सहायता जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं, जो तो वो अनुच्छेद 42 के तहत आपका दिया जाता है महिलाओं को प्रसूति सहायता। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के तहत उद्योग एवं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मेन याद रखना है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है इसके माध्यम से। कुटीर उद्योग को बढ़ावा। और 43 का में वही फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया आपका 43 का। इसके तहत कहा गया है कि उद्योग में है उसमें कर्मचारियों का उसको जो प्रबंधन है मैनेजमेंट करने में कर्मचारियों का भूमिका को बढ़ाया जाना, अर्थात कर्मकारों की भूमिका उद्योग में, कर्मकारों की भूमिका प्रबंधन में। जो उद्योग के प्रबंधन में वहाँ जो कर्मचारी है उनसे भी सलाह मशवरा लेना चाहिए और उनके अनुसार भी कार्य करना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखते हैं, मतलब आपको 40 से लेकर 43 तक के एक साथ याद रखना है। उसके बाद फिर 44 अनुच्छेद 44 में आपको याद रखना है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। अभी हमारे देश में केवल गोवा, जो गोवा राज्य है वहाँ सिविल संहिता लागू है, और हमारा जो अभी मोदी गवर्नमेंट है वो पूरे देश में समान सिविल कानून बनाने की कोशिश अभी अग्रसर है, भविष्य में बन सकता है। तो यह है अनुच्छेद 44। उसके बाद अनुच्छेद 45, 46 और 47 एक साथ याद रखना है आपको। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों या बालिकाओं, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों या बालिकाओं की आपका पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का व्यवस्था सरकार करेगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इसी के तहत आपका आंगनबाड़ी जो प्रावधान किया गया है वहाँ आपको बच्चे को खाने के लिए भी दिया जाता है और कुछ उसको शिक्षा से जुड़ा हुआ भी रखते हैं। तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंधन सरकार करेगी।
ये आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 में दिया गया है कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगी। कमजोर वर्गों का उत्थान। कमजोर वर्गों का उत्थान कहने का तात्पर्य है कि जो SC ST है, SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो चाहे पदोन्नति में आरक्षण हो, उनके लिए जो विशेष प्रावधान, उनके उन्नति को जो उठाने का काम करेगी अनुच्छेद 46 के तहत गवर्नमेंट। अनुच्छेद 47 में आपका, अनुच्छेद 47 के तहत आपका मद्य निषेध एवं पोषाहार। तो अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो लोगों के जो पोषण स्तर है, पोषाहार को बढ़ाने के लिए, तो पोषाहार बढ़ाने के लिए आपका जो मद्य निषेध, जो शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है अनुच्छेद 47 के तहत। तो ये आपका 48 और 48 का है। ये 48 का भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 48 में कहा गया है आपका जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु या फिर आपका गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, गोवध पर प्रतिबंध। तो जो सरकार है वो राज्यों को निर्देश देती है कि आपका अनुच्छेद 48 के तहत गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, अनुच्छेद 48 के तहत। और अनुच्छेद 48 का के तहत आपका बोला गया है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का दायित्व आपको राज्य को दिया गया है अनुच्छेद 48 का के तहत। अब जो बचा अनुच्छेद 49, 50 और 51, इसको देखते हैं एक साथ। तो इसमें जो राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण, अर्थात जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं राज्यों में, उनका संरक्षण का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया। राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल, लाल किला, जो भी है उनका संरक्षण करने का दायित्व किसको दिया गया? राज्य सरकारों को दिया गया। अनुच्छेद 50 के तहत देखते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काम हो चुका है। कार्यपालिका और न्यायपालिका वर्तमान में पृथक है। और अनुच्छेद 51 अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इस प्रकार देखते हैं कि पिछले के अनुच्छेदों में क्या बोला गया? महिलाओं के लिए कर दिया गया, बच्चों के लिए कर दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कर दिया गया, सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया गया। तो अंत में क्या कर दिया गया? पूरे विश्व के लिए, विश्व में पूरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होना चाहिए। तो इस प्रकार ये हम देखें नीति निर्देशक तत्व का एक एक अनुच्छेद देखें, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और एक चीज इसमें और देखते हैं कि जो भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़े थे और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? तो मौलिक अधिकार को आपका न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी कराया जा सकता है, अर्थात यदि मौलिक अधिकार में जो प्रावधान है उसका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्व का पालन कोई राज्य नहीं करता है तो उसको हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुनाव होता है तो चुनाव में हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका मेन चीज अंतर वही है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। तो अभी के लिए इतना ही।